प्रीवियस क्लास में मैंने आपको आउटब्रीडिंग डिवाइसेस स्टार्ट किया था, या ऐसा बोलूं कि मैंने एक्सप्लेन किया था तो वो भी सही है। उसमें से सिर्फ एक मैंने आपको डाइकोगेमी समझाया था, जो कि कुछ बच्चों को समझने में परेशानी आ रही थी, तो बार बार पूछ भी रहे थे मेरे से। एक बार मैं रिकॉल करते हुए फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। यहाँ जो टर्म आपके पास अवेलेबल है दैट इज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। अब यहाँ डिवाइस बोलने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि प्लांट्स ने कोई टूल तैयार करके रखा हुआ है, कोई मतलब स्पेशल गैजेट है उसके पास, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्लावरिंग प्लांट्स ने, क्योंकि हम फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो फ्लावरिंग प्लांट्स के पास ऐसे मैकेनिज्म्स इवोल्यूशन होते होते इवॉल्व होते हुए आए हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा क्या चाहते हैं कि एनकरेज किया जाए क्रॉस पॉलिनेशन को और डिस्करेज किया जाए सेल्फ पॉलिनेशन को। क्या बोला मैंने? यहाँ पे एनकरेज करना है क्रॉस पॉलिनेशन को और डिस्करेज करना है सेल्फ पॉलिनेशन को। ये बात हमेशा याद रखनी है। अगर आपने ये दो चीजें, मतलब दो चीजें नहीं, एक ही बोल सकते हैं, ओपोजिट कर देना है। मैंने क्या बोला? टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब आपको सेल्फ पॉलिनेशन किसी भी कीमत पे होने नहीं देना है। व्हाट्स द रीजन? जस्ट बिकॉज ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन मैंने उसकी भी प्रीवियस क्लास में आपको समझाया था, काफी पहले ही मैंने बता रखा है कि अगर लगातार सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाए, या इवन जो एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें भी अगर लगातार सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाए, तो कंटिन्यूएशन में चलता 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 वो क्या करता है? वीकनेस को लीड करता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन को बेस्ट माना जाता है। तो प्लांट्स भी कोशिश ये करते हैं कि किसी भी तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। अब इसके बाद यहाँ पे एक टर्म है आपके पास, एनसीईआरटी ने स्टेटमेंट जरूर लिखा है बट वहां पे डाइकोगेमी वर्ड का यूज नहीं किया गया है। जब आप उसके स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, वहां पे सिंपल सी बात लिखी गई है कि सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए प्लांट्स ने और प्लांट्स के फ्लावर्स ने क्या करा है कि अगर वो बाइसेक्सुअल हो तो भी उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कभी भी सेम टाइम पे मैच्योर नहीं होंगे। बस इतनी सी बात मैंने बोली थी। दो बार तीन बार कुछ बच्चों को पिछली क्लास में समझने में दिक्कत आ रही थी। मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई कि सिर्फ डाइकोगेमी में ये होगा कि अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देखेंगे, जैसे पिस्टिल है, और अगर हम यहाँ पे स्टैमिन मतलब एंथर प्लस फिलामेंट, तो जब पिस्टिल का मैच्योरेशन होगा तो पॉलिन ग्रेन्स रिलीज नहीं होंगे, उसमें से मैच्योर नहीं होंगे, तो क्या कर लेगा पिस्टिल? मैच्योर होके नहीं हो पाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। अगर यहाँ पे पॉलिन ग्रेन्स रिलीज हो गए तो वहां पे पिस्टिल जो है उस वक्त उसकी कंपैटिबिलिटी नहीं होगी पॉलिन ग्रेन को रिसीव करने की। बट जो भी है, ऐसा करने की वजह से इसने इतना तो कर ही लिया कि इसने सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड कर लिया और क्रॉस पॉलिनेशन को अक्वायर किया। ठीक है, ये हमने किस चीज के रिगार्डिंग बात करी? यहाँ पे हमने बोला इस केस में मैचुरेशन टाइम डिफर हो रहा है, डिफरेंस इन मैचुरेशन टाइम। अगर शॉर्टकट में आपको याद रखना है व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डाइकोगेमी, आपको सिर्फ याद रखना है कि डिफरेंट मैचुरेशन टाइम्स। तो इससे आपको ये याद आ जाएगा डिफरेंट मतलब क्या, कोई XYZ तो हम देखेंगे नहीं, ऑब्वियस है मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के मैचुरेशन के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब ये तो बात रही मैचुरेशन टाइम की। एक हमारे पास दूसरा टर्म है दैट इज हाइपोगेमी। बहुत आसान है, इसको समझना बहुत ही आसान है, बहुत इजी है। अब इसको कैसे समझें तो मैं समझाती हूँ। अगर किसी फ्लावर को आप देखते हैं, किसी भी फ्लावर को, तो जैसे ये फ्लावर अवेलेबल है हम लोगों के पास, ठीक है। यहाँ क्या दिख रहा है आपको? एंथर फिलामेंट, एंथर फिलामेंट स्टिग्मा। क्या बोलने का मतलब है? अगर मैं पूछूं कि ये फ्लावर क्या है, यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है, तो आप तुरंत आंसर करेंगे कि ये फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल। क्या रीजन है? तो दिख रहा है इसके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी, बस इतनी सी बात है। तो जब इसके पास दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अवेलेबल हैं और बाइसेक्सुअल है, तो फिर इस बेचारे के पास एक और चैलेंजिंग जॉब आ जाता है, टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू एनकरेज
क्रॉस पॉलिनेशन। क्या करे अब उसके लिए, इसके पास तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है। अब ये क्या करेगा, अगर इस स्टिग्मा को हम यहाँ पे इतना लंबा कर दें, बहुत लेंथ दे दें उसको, उसकी वजह से क्या होगा, आपको पता है कि हमारे पूरे नेचर में ग्रेविटी को फॉलो किया जाता है। अब अगर पॉलन ग्रेन्स हैं, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग विंड करंट नहीं भी है, वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग विंड नहीं भी है, तब भी अगर डेहिसेंस ऑफ एंथर हुआ, मतलब पॉलन ग्रेन अगर इसमें से एंथर के ब्रेकडाउन के बाद रिलीज होंगे, तो ऑब्वियस है कि पॉलन ग्रेन्स तो नीचे ही जाएंगे ना। ये पॉलन ग्रेन कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि अगेंस्ट द ग्रेविटी उड़ता हुआ ये कहाँ जाएगा, स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा, नेवर। तो होता ये है कि एक और फ्लावर ने क्या यहाँ पे टेक्निक को अक्वायर किया है कि ये अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में गैप बनाने की पूरी कोशिश करते हैं, और इतना ज्यादा ये डिस्टेंस और डिफरेंस मेंटेन करते हैं कि किसी भी कीमत पे ये फ्लावर चाह के भी कभी भी सेल्फ पॉलिनेशन ना कर पाए। तो इस केस में हमने क्या देखा, फर्स्ट केस में डाइकोगेमी में हमने क्या देखा था कि मैचुरेशन टाइम में डिफर किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं हर्कोगेमी के केस में, कि यहाँ पे ना बैरियर डेवलप हो रहा है। क्या बैरियर डेवलप हो रहा है, एक ही फ्लावर है नो डाउट, लेकिन तो स्टिल की लेंथ बहुत ज्यादा हो गई, तो चाह के भी पॉलन ग्रेन्स अगर रिलीज भी हो रहा है तो उसको फर्टिलाइज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे भी क्या है, किस चीज को प्रिवेंट किया जा रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन यहाँ पे जो आप बैरियर का इस्तेमाल कर रहे हैं, देन वी विल यूज द टर्म हर्कोगेमी, और इसका एक क्लासिक एग्जांपल है आपके पास कैलोट्रोपिस, ठीक है। और ऑब्वियस है कि ये हर्कोगेमी क्या करेगा, यहाँ पे नीचे इसको करेक्शन कर लेंगे, यहाँ पे इट ऑल्सो प्रिवेंट्स, यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन होगा, इसका करेक्शन कर लेंगे यहाँ पे, ये भी क्या करेगा, सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करने का काम करेगा। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स, इट प्रिवेंट्स है तो इट ऑल्सो प्रिवेंट्स, तो ऑब्वियस है कि सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा यहाँ पे आप लोग मार्क कर लेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। बाकी तो कोई दिक्कत या कोई एरर नहीं है इसमें। चलिए, हर्कोगेमी समझ आया हर एक बच्चे को? एक बार मुझे रिप्लाई करेंगे, हर्कोगेमी समझ आया सबको? यस मैम। चलिए ठीक है, और डाइकोगेमी समझ आया? यस मैम। है ना, डाइकोगेमी भी आपको आया समझ। दोनों में डिफरेंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, तो वहां पे आपको आंसर करना पड़ेगा व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डाइकोगेमी एंड हर्कोगेमी। लेकिन एक और चीज है जो कि मैं पहले ही बता देती हूँ, आपके पास जो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का पैरा आपकी एनसीईआरटी बुक में अवेलेबल है, ठीक है, तो उस पैरा को जब आप रीड करने की कोशिश करेंगे तो वहां पे ये टर्म्स नहीं मेंशन है, आपको टर्म्स देखने को नहीं मिलेंगे, बट इतना जरूर है कि ये स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं वहां पे। ये भी स्टेटमेंट बताया गया है कि मैचुरेशन टाइम को डिफर किया जाएगा, ऑल्टर किया जाएगा, और ये भी स्टेटमेंट आपको वहां पे बताया गया है कि क्या होता है कि बैरियर मेथड भी वहां पे एक्वायर किया जा सकता है। तो एक हो गया जहां पे मैचुरेशन टाइम डिफर होगा, दैट इज डाइकोगेमी, और जहां पे पोजिशनिंग के तौर पे हम लोग बैरियर्स देखेंगे तो दैट इज हर्कोगेमी। ये डिफरेंस हुआ आपका डाइकोगेमी में और हर्कोगेमी में। समझ आया सबको? यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल? यस मैम। अच्छा, एक और चीज है आगे बढ़ने के पहले, क्योंकि आपके पास एक इम्पोर्टेंट पेज है, हम लोग पहले भी सीख सकते थे नो डाउट। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि एक फ्लो में जब बहुत सारे टॉपिक्स चल रहे होते हैं ना, तो वो चीजें स्किप हो जाती है बीच में से या रह जाता है, ये भी बोल सकते हैं हम लोग, जो आपको समझना समझे। अब एक है तो बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि मैंने आपको बताया नहीं बताया। बता रखा है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, आपको मैंने नहीं बता रखा है। एक पेज है आपके पास अवेलेबल, ये पेवर सोमनीफेरम वाला, मैं उसकी बात कर रही हूँ। जब ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस तक का टॉपिक मैं बच्चों को एक्सप्लेन कर देती हूँ ना, उसके बाद मैं कहती हूँ कि अब आपका जो ये चैप्टर है वो ओवर हो गया। रीजन क्या है, जो फिजियोलॉजी है,
जो स्ट्रैटेजी है और जो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है जो इम्पोर्टेंट है, अब तो 0 लेवल का बचा बिल्कुल, तो वो सब कुछ आपने क्या किया है, इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो आपने कवर कर लिया। अब बचेगा क्या, बचा है आपके पास पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जो कि अभी मैं आपको वापस से समझाने वाली हूँ कि किस स्ट्रक्चर का फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है। ठीक है, मैं इस डायग्राम की बात कर रही हूँ, डायग्राम में शो कर रही हूँ, इससे भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको इस डायग्राम की बात कर रही हूँ, ये डायग्राम है आपकी बुक में, है ना, जरूर होगा हर एक बच्चे की बुक में। हाँ अब मैम। इसको समझा कैसे जाए, क्या है ये, व्हाट इज दिस, बहुत पूछा जाता है। एक आपका यहाँ पे आपको जो ए डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, ये तो खैर हर बच्चा पहचानता है कि किसका है, ये चाइना रोज का है, हिबिस्कस का है, ठीक है। और आपको जो यहाँ पे बी एक डायग्राम दिख रहा है, ये किसका है, ये पेपेवर सोमनीफेरम का है, मैं शो कर देती हूँ इससे बढ़िया आपको, ठीक है। और ये किसका है, ये मिशेलिया का है। ओव्यूल में तो खैर आपने मास्टरी कर रखी है, इसका स्ट्रक्चर मैंने बहुत अच्छे से आपको याद करा रखा है। जिन बच्चों ने क्लास मिस करी होगी या फिर जिनको नहीं पता होगा वो क्या करेंगे, एक बार रिकॉर्डिंग जरूर रेफर करेंगे, देख जरूर लेंगे उसको, नहीं तो आपका लॉस है। बहुत सारे क्वेश्चंस ओव्यूल के स्ट्रक्चर से ही पूछे जाते हैं। चीज क्या है सो मैं बताती हूँ। अब आपने जो टर्म सीख रखा है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए, दैट इज पिस्टिल। पिस्टिल या कार्पेल भी बोल सकते हैं, जो आपका मन करे बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज पिस्टिल। अगर पिस्टिल एक है फिर तो कहानी खत्म, फिर तो हमें आगे पढ़ाई करने की जरूरत ही नहीं है। तो उस केस को या उस कंडीशन को हम मोनोकार्पेलरी बोलेंगे। कार्पेल भी तो बोलते हैं पिस्टिल को ना, तो हमने इसको मोनोकार्पेलरी बोल दिया। कोई दिक्कत किसी को? मोनो मतलब सिंगल होता है, मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल, वन। तो मैंने यहाँ पे आपके कन्वीनियंस के लिए इसमें लिख दिया सिंगल पिस्टल। क्या कीजिएगा स्टेटमेंट बना के, आपको कट टू कट जो क्वेश्चन पूछा जाना है उसको तैयार करते चलिए। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया सिंगल पिस्टल। क्या बोलने का मतलब हुआ, बोलने का ये मतलब हुआ कि पिस्टल अगर किसी फ्लावर में अवेलेबल है, अगर वो पिस्टल का नंबर एक है, कितना है, एक है, तो हम टर्म दे देंगे वहां पे मोनोकार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी क्या बोलने का मतलब हुआ कि उसके पास सिंगल पिस्टल है, स्टोरी ओवर, बस यहीं तक है। लेकिन हाँ, बात तब होती है जब हम लोग यहाँ पे मल्टी कार्पेलरी के रिगार्डिंग बात करते हैं। मल्टी मतलब मोर देन टू, तो ये मल्टी कार्पेलरी जो कंडीशन है आपके पास, अगर ऐसा है तो और दो बातें होंगी। दो बातें क्या होंगी मल्टी कार्पेलरी की कंडीशन में, कि अब ऐसा भी हो सकता है कि जो पिस्टल है वो फ्यूज्ड हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया फ्यूज्ड पिस्टल। फ्यूज्ड मतलब समझते हैं, मैं अभी शो कर देती हूँ आपको। फ्यूज्ड मतलब बाहर से ऐसे पैक होगा वो। बहुत बढ़िया बढ़िया इमेजेस अवेलेबल है इसके लिए, मैं शो कर देती हूँ आपको। फ्यूज्ड पिस्टल, ठीक है। फ्यूज्ड पिस्टल में एक क्लासिक एग्जांपल है जिसको याद रखना इतना जरूरी है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पेपेवर सोमनीफेरम, क्योंकि जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, वहां भी ये पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। वहां भी जब ड्रग्स की आप पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे तो ये आएगा वापस उठ के आपके सामने। तो फ्यूज्ड पिस्टल वाले में आपने क्या सीखा है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल कर देती हूँ, ऐसा लग रहा है कि उसी के साथ कुछ लिखा हुआ है एग्जाम्पल, ठीक है। ये एग्जाम्पल याद रहना मस्ट है, पहले बता दिया साइंटिफिक नेम। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। पहले मैंने इसको कर दिया, उसके बाद मैंने इसको कर दिया। बार बार मैं रिपीट करती हूँ ताकि एग्जामिनेशन टाइम में आपकी भी आदत हो। तो एक फ्यूज्ड हो गया, अभी मैं आपको शो कर रही हूँ जस्ट। देन दूसरी क्या कंडीशन हो सकती है, अब जो पिस्टल आपके पास अवेलेबल है
उसको आप बाहर से देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, अलग अलग पहचान सकते हैं, बिखरे हुए हैं आराम से। तो फ्री पिस्टल, फ्री पिस्टल के बारे में जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ हम लोगों के पास एक एग्जाम्पल है मिशेलिया। ये कहाँ है एनसीईआरटी में, किधर दिया गया है, कहाँ लिखा गया है? डायग्राम में है। कहाँ है? डायग्राम में। बस यही बच्चे गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं, वो डायग्राम वाला पार्ट जो है उसको मिस कर देते हैं, तो वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें आपके पास क्या है, इसका एग्जाम्पल जो है मिशेलिया है, ठीक है। तो इसको फटाफट देख लीजिए और एज इट इज ऐसे जैसे मैंने नोट कर रखा है, क्योंकि बहुत सारा डिस्क्रिप्शन अगर मैं लिखने पे आती तो सोचिए कितना लिखा जा सकता था इसके बारे में, बट नहीं, मैंने कोशिश करी कि मेरा भी टाइम सेव हो और आपका तो हो ही हो, है ना। चलिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप अपना सिलेबस करेंगे उतना ज्यादा रिवीजन मैं करा पाऊंगी, ठीक है। देखिए वापस रिपीट कर रही हूँ। पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। In case of single pistil, when only one pistil is present, then that condition is known as monocarpellary. But when more than two pistils are present, then that condition is known as multicarpellary condition. अब multicarpellary condition में दो केसेस और हैं। फर्स्ट केस इज फ्यूज्ड पिस्टिल। पहला केस हम लोग क्या बोल रहे हैं? फ्यूज्ड पिस्टल का हम यहाँ पे फर्स्ट केस जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। और एक नेक्स्ट केस आपके पास क्या है? फ्री पिस्टल का है, ठीक है। तो एक सबसे पहले, और एज इट इज जैसे आपको लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट भी लेंगे बट वैसे वैसे ही कॉपी में नोट कर लेंगे। तो पहले आप लोग यहाँ पे पिस्टल देख लेंगे पेपर का, देन मैं आपको मिशेलिया का शो करता हूँ। बहुत बढ़िया दिखता है, बहुत उम्दा जो है इमेजेस आपके पास अवेलेबल है, जिसको देखने के बाद आपको ये बात तो कम से कम समझ आ जाएगी कि ये ऐसे क्लोज्ड बंद टाइप का जो ये डायग्राम है ये एनसीईआरटी में क्यों बनाया गया है इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए, अगर ये जो फ्लावर अवेलेबल है आपके पास, इसको मैं ऐसे सुपर जूम करूं, मुझे एक बात बताइए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर यहाँ फ्यूज्ड क्रिस्टल दिख रहा है सबको? बहुत बढ़िया दिख रहा है, नो डाउट, बहुत अच्छा दिख रहा है। क्लियर है सबको? नजर आ रहा है आपको? यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? फ्यूज्ड पिस्टल है। ये कैसे है? फ्यूज्ड है आपस में, पैक्ड ऐसे। तो ये क्या है? ये किसका फ्लावर है? ये पेपेवर सोमनीफेरम का फ्लावर है, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? तो इसको हम लोग सिनकार्पस पिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनकार्पस, मल्टीकार्पेलरी पिस्टल। मैं मार्क कर देती हूँ वहां पे। और एक कंडीशन आपके पास क्या है? एपोकार्पस है, जो दूसरा आपने लिख रखा है, दैट इज एपोकार्पस। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे कंडीशन है मिशेलिया की। ये देखिए साफ साफ नजर आ रहा है यहाँ पे पिस्टल कैसे फ्री है। ये सारे पिस्टल्स कैसे दिख रहे हैं आपको? आराम से ऐसे 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 अलग अलग। ये क्या है? फ्री है। तो इसके लिए टर्म आता है यहाँ पे, जहाँ पे आपने फ्यूज्ड पिस्टल लिखा है, तो इसको थोड़ा मैं नीचे शिफ्ट कर देती हूँ, क्योंकि ऊपर में ही टर्म डाल दीजिए इसके लिए, तो ज्यादा बेटर होगा। ये जो फ्यूज्ड पिस्टल है इसको हम लोग टर्म देंगे सिनकार्पस। कहीं भी अगर SYN वर्ड हो ना, मतलब फ्यूजन शो किया जा रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया? सिनकार्पस हो गया। ये कंडीशन हो गई सिनकार्पस। और नेक्स्ट जो आपके पास है फ्री के लिए, हम एपोकार्पस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपोकार्पस। तो मैंने वापस इसको यहाँ कर दिया। और एक टर्म जो है आपके पास, दैट इज एपोकार्पस। क्लियर है बिल्कुल? अब ये पेज क्लियर है, याद हो गया सबको? सिनकार्पस, फ्यूज्ड पिस्टल, एपोकार्पस, फ्री पिस्टल, है ना।
आसान हो गया, ये एक पेज अवेलेबल था और जो मिस हो गया था बीच में, तो मैंने सोचा मैं बता देती हूँ, हो सकता है कि चैप्टर एंड हो जाए, बट डायग्राम वाला पार्ट जो है कई बार रह जाता है। मैंने आपको पहले बता दिया, अभी एक्सप्लेन कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैंने पहले भी आपको अभी रिपीट कराया। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको डबल फर्टिलाइजेशन एक्सप्लेन किया है 12th क्लास में। नहीं किया है No, ना? ma'am. चलिए वापस एक्सप्लेन करते हैं, जीरो लेवल का टॉपिक है, क्योंकि सब कुछ कर लिया हमने। पॉलन ग्रेन प्रोडक्शन देख लिया हम लोगों ने। हाँ, इस डायग्राम से हो जाएगा। चलिए यही समझाती हूँ। 10th क्लास का डायग्राम है ये, बस उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया। सिर्फ समझने पे फोकस करना है, बाकी तो सेकेंडरी वर्क है, लिखना तो है, बहुत अच्छा लिख सकते हैं आप। मैं यहाँ टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, डबल फर्टिलाइजेशन। 10th में भी मैंने आपको बहुत अच्छा समझाया था, जिन बच्चों ने किया होगा, काफी बच्चे नए हैं उन्होंने नहीं किया होगा, समझते जाएंगे। मैंने क्या बोला? डबल मीन्स ट्वाइस, फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ गेमेट्स। फर्टिलाइजेशन टर्म अपने साथ इस चीज की गारंटी लेके आता है कि देयर इज डेफिनेटली इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू गेमेट्स, वन मेल गेमेट एंड वन फीमेल गेमेट। नहीं होता हम फर्टिलाइजेशन नहीं बोलते, कुछ और बोल देते हैं, ठीक है? लेकिन हम यहाँ पे फर्टिलाइजेशन टर्म बोल रहे हैं। जब मैंने आपको पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाई कराई थी, तो एक्चुअली क्या होता है, जब यहाँ पे एक पॉलन ग्रेन लैंड करेगा, तो मैंने आपको सिखाया था इट कंटेन्स वन जनरेटिव सेल एंड वन वेजिटेटिव सेल। याद है क्या बोला मैंने? पॉलन ग्रेन कंटेन्स वन जनरेटिव सेल एंड वन वेजिटेटिव सेल। याद आया? यस और नो? Yes. ठीक है ना? क्वेश्चन आंसर भी आपने बहुत फटाफट आंसर किया था। मैंने पूछा था रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा, तो जनरेटिव सेल। पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन में हेल्प कौन करेगा? वेजिटेटिव सेल। कहाँ से पॉलन ट्यूब निकलेगा? जर्म पोर से, ठीक है? तो यहाँ पे इसके अंदर जैसे ये क्या होगा, पॉलन ट्यूब फॉर्म होगा। यहाँ क्या फॉर्म हुआ? इसने पॉलन ट्यूब जैसे बनाया। पॉलन ट्यूब बनते के साथ जैसे ये अंदर जाएगा, ये क्या करेगा? बाय माइटोसिस, बिकॉज ये जनरेटिव सेल जो है वो ऑलरेडी हैप्लॉइड है, और हैप्लॉइड सेल्स में कभी भी मियोसिस नहीं होता, मियोसिस हमेशा डिप्लॉइड सेल्स में होता है। ये भी मैंने आपको कई बार रिपीट कर रखा है, ठीक है? तो जब इसमें मियोसिस होगा, माइटोसिस होगा, और मियोसिस कब हुआ था? जब पॉलन ग्रेन बन रहा था। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसका रिजल्ट है? तो मियोसिस का रिजल्ट है। बेचारा जब मियोसिस करके खुद को हैप्लॉइड बना ही चुका है, तो अब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? माइटोसिस का। अगर आपसे कल को जाके किसी ने पूछ लिया कि विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ टू मेल गेमेट्स विद इन द पॉलन ट्यूब, आंसर होगा माइटोसिस। बच्चे कुछ नहीं देखते, वो सिर्फ देखते हैं मेल गेमेट फॉर्मेशन, उन्होंने देखा नहीं कि मियोसिस में टिक करके आ जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पे क्वेश्चन को सावधानी से देखना है कि किसका पूछा जा रहा है, कि आपसे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन पूछा जा रहा है या विद इन द पॉलन ट्यूब मेल गेमेट्स का फॉर्मेशन देखा जा रहा है। दोनों क्वेश्चंस में जमीन आसमान का फर्क है। मैं आपसे अगर पूछ रही हूँ कि नेम द टाइप ऑफ सेल डिवीजन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन, देन द आंसर इज मियोसिस। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि नेम द टाइप ऑफ सेल डिवीजन which is responsible for formation of two male gametes within the pollen tube, then the answer is mitosis। मेरी बात समझ आ रही है या वापस रिपीट करूं? मेरी बात समझ आ रही है? मैंने क्या बोला? अच्छा मैम, और एक बार समझे। देखिए, मैंने बोला ये रहा स्ट्रक्चर। देखिए, मैंने बोला ये पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर याद है, मैंने समझाया था, Yes, ma'am. ठीक है? देखिए,
मैंने आपको बोला था कि ये पॉलन ग्रेन कैसे बना, तो मैंने बोला कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जब मियोसिस करेगा तो 4 पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। Meiosis in one microspore mother cell is responsible for formation of four pollen grains, जिसके ऊपर आपने क्वेश्चंस बनाए थे, याद आया? Yes, ma'am. जो मैंने, हाँ, ये क्वेश्चंस मैंने ऐसे से बहुत सारे आपने खुद ही सॉल्व किया था। तो देन द टाइप ऑफ डिवीजन इज मियोसिस। तो मैं वही अभी रिपीट कर रही हूँ कि अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि नेम द टाइप ऑफ सेल डिवीजन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ दीज पॉलन ग्रेन्स, देन द आंसर इज मियोसिस। इतना समझ आया? ये मेरी बात Yes, ma'am. समझ आई? ठीक है। बट जब मैं डबल फर्टिलाइजेशन की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर रही हूँ, अभी अभी मैंने आपको क्या सिखाया, व्हेन जनरेटिव सेल एंटर्स विद इन द पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब के अंदर जनरेटिव सेल जैसी एंटर करेगा, ये 2 मेल गैमेट में अपने आप को तोड़ के ब्रेक डाउन करके डिवाइड कर लेता है। एंड द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज माइटोसिस। यहाँ पे कौन सा सेल डिवीजन लगेगा? माइटोसिस। तो हो गया ना बिल्कुल डिफरेंस, यहाँ पे कितना बिग डिफरेंस हो गया, सोचिए। अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि पॉलन ग्रेन किस डिवीजन से बनेगा, देन द आंसर इज मियोसिस। अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि जो जनरेटिव सेल पॉलन ग्रेन का है, पॉलन ट्यूब में एंटर होने के बाद किस सेल डिवीजन से डिवाइड करेगा, देन द आंसर बिकम्स माइटोसिस। ये मैं समझा, माइटोसिस। समझ आया? ठीक है। यस मैम। आप क्रिस्टल क्लियर है सबको? हाँ मैम, ठीक है। हो गया। यस चलिए, मैम। very good। तो ये जब यहाँ पे 2 मेल गैमेट्स में ट्रांसफॉर्म हो गया, और हमें काम है 2 मेल गैमेट का। आप जो सोच रहे होंगे 10 बार क्यों बोल रही हैं, बार बार क्यों रिपीट कर रही हैं, अब 2 मेल गैमेट होगा तभी तो डबल फर्टिलाइजेशन करेंगे ना, ऑब्वियस कॉमन सेंस लगाएंगे अपना। तो डबल Yes. फर्टिलाइजेशन, हाँ, डबल फर्टिलाइजेशन करने में यहाँ नीचे देखिए आपके पास क्या अवेलेबल है, एग है, ठीक है। ये 2 मेल गैमेट यहाँ चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, बट ड्यू टू chemotropism, due to chemotropism, pollen tube move towards micropylar end। मतलब यहाँ पे आने के बाद ये कंफ्यूज कर गया कि भाई मेरे पास 2 रास्ते हैं, कहाँ मुझे जाना चाहिए, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। तो ऑटोमेटिकली हार्मोनल अट्रैक्शन की वजह से ये अपने आप उधर की तरफ मूव कर जाएंगे जहां माइक्रोपाइल होगा। ये आप 10th क्लास में कीमोट्रोपिज्म के एग्जांपल में लिखते थे, मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स ओवरी। ठीक है, नहीं याद है, मैंने वापस रिपीट कर दिया। तो होता ये है कि ये 2 मेल गैमेट चलते 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 गए, बट सबसे पहले तो एग है। तो होता ये है कि जो यहाँ पे 1 एग है, ठीक है, ये क्या करेगा, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, काफी शॉर्टकट में, ये क्या करेगा, प्लस कर दिया मैंने यहाँ पे, मैं लिखती when 1 egg fuses with 1 male gamete it leads to formation of a zygote। तो मैंने उसके लिए क्या कर लिया यहाँ पे, जब 1 egg जो है ये 1 मेल गैमेट से फ्यूज करेगा, क्या करेगा, ये 1 मेल गैमेट से फ्यूज करेगा, जाइगोट बना होता है। यस, तब क्या करेगा ये, देन द प्रोडक्ट इज, मैं कर देती हूँ इक्वल टू zygote, then the product is zygote, zygote बन गया, ठीक है। अब ये जो zygote फॉर्म हो गया, and the ploidy of this zygote is 2n, 2n। ठीक है, वेरी गुड। क्यों 2n है, तो इसलिए 2n है क्योंकि the ploidy of egg is n haploid, the ploidy of male gamete is n haploid, so the ploidy of zygote becomes 2n और diploid हो गया, बस ओवर। अब एक स्टोरी में ट्विस्ट क्या है, हमने तो पढ़ लिया, बड़ी आसानी से बोल दिया हमने। अब ऑब्वियस है कि इसके लिए कुछ ना कुछ टर्म जरूर होगा बायो में, द टर्म इज सिनगैमी। आपसे अगर कोई पूछे कि पहला, फर्स्ट और ट्रू भी बोला जाता है इसको, द ट्रू फ्यूजन इज, क्योंकि दूसरे वाले को हम ट्रिपल फ्यूजन का नाम देने वाले हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि नेम द ट्रू फर्टिलाइजेशन ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रू फ्यूजन ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, देन द आंसर इज सिनगैमी। आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, सिनगैमी हो जाएगा।
क्रिस्टल क्लियर है सबको? मैंने बहुत सिंपल और साधारण तरीके से आपको समझाया है। एक एग को 2 मेल गैमेट अभी आपने देखा यहाँ पे बन गया माइटोसिस से, उसमें से कुछ भी नहीं किया मैंने आपको ये बात बताई, उसमें से एक मेल गैमेट जो है वो एक एग के साथ जाके फ्यूज कर जाएगा, फर्टिलाइज कर जाएगा। इतना समझ आया सबको? क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। Yes, ma'am. अब हम लोग क्या करेंगे, मैंने क्या किया, इसको यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लिया, क्योंकि इसी को बदल के दिखाऊंगी क्या क्या चेंज होगा यहाँ पे, और यहाँ मैंने उसको पेस्ट कर दिया। लेकिन एक मेल गैमेट तो ठीक है, दूसरा एक मेल गैमेट मैम एक फ्यूज की जगह पोलर न्यूक्लियाई हो। ठीक है, वेरी गुड। तो जो ये एक है, तो आगे जब एक दूसरा मेल गैमेट बचेगा तो इसको बीच में ये दो क्या मिलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई मिलेंगे। क्या मिलेंगे? पोलर न्यूक्लियाई मिलेंगे। अब हमें चेंज क्या क्या करना है, सो देखिए, हमें चेंज ये करना है, मैंने अभी कॉपी पेस्ट करा था इसको, जो एक एग है ना, अब एक नहीं होगा, मैं यहाँ पे 2 लिखूंगी, और मैंने यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे? 2 पोलर न्यूक्लियाई लिख दिया। तो अब क्या हुआ कि ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है, ये एक मेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा। क्या करेगा ये एक मेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा, लेकिन द प्रोडक्ट बिकम्स, इतना सिनेरियो चेंज प्राइमरी होगा। एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। हाँ, इट बिकम्स एंडोस्पर्म। क्या हो गया ये? एंड द प्लॉइडी बिकम्स 3n 3n। and the name of the phenomena is triple fusion। क्या हो जाएगा ये? Triple fusion. ट्रिपल फ्यूजन हो जाएगा। अब हम इसका नाम रख देंगे ट्रिपल फ्यूजन। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत ही आसान है समझने के बाद, नहीं समझे तो बहुत टफ है। ठीक है, बच्चों से पूछ के आप थक जाएंगे, लेकिन अगर आप एंडोस्पर्म की प्लॉइडी पूछेंगे ना तो 90% बच्चे गलत बताते हैं। क्या बोलेंगे? 2n है, उनको लगता है कि जायगोट के साथ ये बन रहा है तो ये 2n है, तो ये भी 2n होगा, लेकिन एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होगी? 3n होगी। ठीक है, तो double fertilization is the aggregation of two processes. First process is syngamy, while the second process is triple fusion. Syngamy is referred as the true fusion of double fertilization. In case of syngamy, one male gamete fuses with one egg, which leads to formation of a zygote. The ploidy of zygote becomes 2n because the ploidy of egg is haploid, that is n. The ploidy of male gamete is also haploid. Then, in the second case or second fusion, which is not referred as the true fusion, that is triple fusion. In case of triple fusion, a triploid product is formed, that is endosperm. Why? Because the ploidy of polar nuclei is diploid or 2n. The ploidy of male gamete is n, so 2n plus n becomes 3n. यहाँ पे ये क्या हो गया? ट्रिप्लॉइड हो गया। ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया? यहाँ पे ट्रिप्लॉइड हो गया। समझ आया आपको? बस छोटा सा यही प्रोसेस है डबल फर्टिलाइजेशन। तो मैंने जो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं लिखा है, उसको आपको क्या करना है, एग्जाम में मार्क जरूर कर लेना है, लिख लेना है आपको। हाँ, समझने में अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई हो तो बताएंगे मुझे उधर से। मैंने आपको अभी अभी एक प्रोसेस दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन एक्सप्लेन किया है, उसको अगर समझने में किसी बच्चे को दिक्कत आई होगी तो बताएंगे। नो मैम। क्लियर है बिल्कुल? Yes, ma'am. चलो, अब डबल फर्टिलाइजेशन तो हो गया। सवाल ये उठता है, आप अगर किसी सीड को देखते हैं तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि ये जो ओव्यूल है इसको आगे जाके ट्रांसफॉर्म किस में होना है? सीड में ट्रांसफॉर्म होना है। और जो राइपेंड ओवरी है दैट बिकम्स फ्रूट। पहले चैप्टर में भी पढ़ाया था मैंने आपको, ओवरी वॉल बिकम्स पेरिकार्ड। मतलब ये है कि अब एक टॉपिक मिसिंग है यहाँ पे, इसको पढ़ने के बाद, इसको पढ़ने के पहले नहीं। कई बच्चे उल्टा पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, पहले पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ना स्टार्ट कर। तो इसको पढ़ने के बाद अब आपके पास एक टॉपिक आता है, न्यू टॉपिक। टॉपिक ये है
कि ये जो ओव्यूल अभी अभी आपको दिख रहा था, आपने बहुत ही आसानी से आपने जो अभी अभी डबल फर्टिलाइजेशन की पढ़ाई करी, लेकिन पूरा फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के होने के बाद द क्वेश्चन इज दैट व्हाट हैपेंस टू द ऑल पार्ट्स ऑफ दिस ओव्यूल। इसके सारे पार्ट्स का क्या होता है? कुछ ना कुछ तो होता होगा, बचा रहता होगा तो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, नहीं बचा रहता होगा तो क्या बनता होगा, कैसे दिखता होगा, ये क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ पे जो सीखने वाले हैं दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। किसका? प्लांट्स का। ह्यूमंस वाला जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है वो तो मैं आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ाऊंगी। तो अब आपके पास आएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि इस पोस्ट फर्टिलाइजेशन की इवेंट के ऊपर से एक ना एक क्वेश्चन ना पूछा गया हो, नहीं पूछा गया हो। इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे एज फॉर एग्जांपल ओव्यूल में मैंने आपको बताया था कि इसके पास दो कवरिंग होती है, एक होता है आउटर इंटेगमेंट और एक होता है इनर इंटेगमेंट। किसी भी सीड को घर में जब आप उसकी कवरिंग को हटा के देखते हैं तो आपको उसमें दो कवरिंग दिखती है। बाहर वाले कवरिंग को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? टेस्टा और टेगमेंट। ठीक है, वेरी गुड। एक बार और बताया था मैंने आपको। इनर इंटेगमेंट से हाँ, टेगमेंट। आउटर इंटेगमेंट इज टेस्टा एंड इनर इंटेगमेंट इज टेगमेंट। टेगमेंट। ये भी आप ढूंढेंगे, आपको पास्ट ईयर क्वेश्चंस में मिल जाएगा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगर यहाँ से बच भी गए तो मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वहां नहीं बचिएगा, पूछा जरूर जाता है। तो क्या बन गया हमारे पास? टेस्टा और टेगमेंट बन गया। क्या बन गया यहाँ पे? टेस्टा और टेगमेंट बन गया। किसका बन गया? तो बना किसका? फ्रूट का। सीड का। सीड में उसकी कोटिंग्स जो है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, टेस्टा और टेगमेंट। अच्छा। फिर आते हैं माइक्रोपाइल पे। किस पे आते हैं? माइक्रोपाइल पे। ये भी मैंने आपको कई बार शो करा है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे इन सीड्स इट, या माइक्रोपाइल भी लिख सकते हैं, persists as a whole। यस और नो सोच के देखिए। देखा है आपने? जब आप किसी सीड को देखते हैं गारंटी के साथ उसमें एक आपको होल जरूर नजर आएगा। वो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि जब डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा था, जब क्या हो रहा था? डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा था। ये भी जो सिखाया मैंने आपको, ये रहा। हाँ, जब डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा था तो माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू ही एंट्री हुई थी। किस चीज की? मेल गेमेट्स की। बस सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ हाँ, कुछ ना कुछ तो आपको लिखना पड़ेगा ना कि क्या हुआ उसका, उस प्रोसेस का क्या हुआ, उस पार्ट का क्या हुआ। मैंने यहाँ पे लिख दिया इन सीड्स इट परसिस्ट्स एज अ होल, ठीक है। जो फ्यूनिकल था तो हम बोल रहे थे स्टॉक ऑफ ओव्यूल, याद आया? फ्यूनिकल को क्या बोला हमने? स्टॉक ऑफ ओव्यूल बोला। तो जब हमारे पास फ्यूनिकल आएगा तो इट ट्रांसफॉर्म्स into स्टॉक ऑफ सीड। अब आगे जाके जैसे आपने पीस जो है, मटर जो है वो घर में छिला होगा, तो उसके जितने भी आपको मटर दिखते हैं तो वो अटैच होता है या नहीं होता है एक छोटे से स्टॉक से। तो वो अब क्या बन गया? वो क्या है? फ्यूनिकल था। वो क्या था? वो फ्यूनिकल था। तो वो सीड का स्टॉक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सीड का स्टॉक। फिर यहाँ पे सवाल ये उठता है कि व्हाट हैपेंस टू द न्यूक्लियस। याद रखेंगे, न्यूक्लियस पूरा कंज्यूम हो जाता है। मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे डीजेनरेट्स, कोई नई बात नहीं है। लेकिन डेंजरस कौन सी बात हो जाती है? अगर ये परसिस्ट कर गया तो खतरनाक क्या हो जाता है? और समझने वाली बात यहाँ पे क्या है, तो मैं यहाँ पे इफ कर देती हूँ, इफ परसिस्ट कॉल्ड एज, या कॉल्ड एज इतना लंबा क्या लिखूं, छोटी सी जगह है मेरे पास यहाँ पे, मैं एरो डाल दूंगी बीच में, थोड़ा सा गैप कर देती हूँ।
अगर ये एंडोस्पर्म फॉर्म persistent है, करेगा। तो न्यूक्लियस, परसिस्टेंट न्यूक्लियस को पेरिस्पर्म कहते हैं। हमेशा याद रखेंगे, अगर ये परसिस्ट कर गया तो परसिस्टेंट न्यूक्लियस को हम पेरिस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिस्पर्म कहते हैं। अगर ये परसिस्ट कर गया तो याद रहेगा। इफ परसिस्ट, कौन? न्यूक्लियस। ऐसे तो पूरा का पूरा ये कंज्यूम हो जाता है, नो डाउट, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये न्यूक्लियस आप टर्न करके देखेंगे, ये पूछा जा चुका क्वेश्चन, छोटा सा है, इज नोन एज एंडोस्पर्म, पेरिस्पर्म, 4 ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे, सब स्पर्म लगा हुआ, तो आप ऑब्वियस आप कंफ्यूज करेंगे। द आंसर इज पेरिस्पर्म। क्या हो जाएगा ये? पेरिस्पर्म। फिर आपको यहाँ पे अपर साइड में ना एंटीपोडल्स दिख रहे हैं, याद आया? एंटीपोडल्स बेचारे डीजनरेट हो जाएंगे, और क्या हो सकता है इनका? एंटीपोडल्स है, मैं यहाँ पे ऐसी एक ही लाइन में लिख देती हूँ, एंटीपोडल्स डीजनरेट। एंटी कितने थे? 3 थे ना, तो 3 लिख लीजिए। 3 एंटीपोडल्स डीजनरेट। 3 एंटीपोडल यहाँ पे क्या होगा? डीजनरेट होगा। यहाँ पे कर देते हैं मेंशन। ये डीजनरेट होगा। फिर बच गया ये पोलर न्यूक्लियाई। बताइए आपको, ऑलरेडी आप जानते हैं व्हाट हैपेंस टू दीज पोलर न्यूक्लियाई। मैम वो सिनर्जी का क्या होगा? वो भी डीजनरेट हो जाएगा। मैं सब लिख रही हूँ, अभी एक भी अक्षर नहीं बचेगा इसमें से। फिर ये जो पोलर न्यूक्लियाई है, इस बेचारे का क्या हुआ? ट्रिपल फ्यूजन के बाद एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो एंडोस्पर्म गया, फॉर्म याद करेगा। है ना? ये बन गया एंडोस्पर्म। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, जो आप अभी सिनर्जिट्स पूछ रहे थे, मैं लिख ही देती हूँ। सिनर्जिट्स के नीचे थोड़ी सी जगह है, एक का भी लिख लेंगे, है ना? डैश कर लेंगे। सिनर्जिट्स या सिनर्जिट्स डीजेनरेट, इससे भी समझ ही जाएंगे। सिनर्जिट्स सब एनर्जी देने में कंज्यूम हो जाते हैं। अब आप एक छोटा सा काम करते हैं, या कोई भी ऑर्गेनिज्म या नेचर में भी अगर कोई छोटा सा भी काम होता है, तो सारे के सारे प्रोसेसेस जो है वो एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है। ये बेचारा कहाँ से लेके आएगा? आप तो नहीं बैटरी लगाने जाते इसमें, ये कैसे करेगा? तो ये सब के सब डीजनरेट होके क्या कराते हैं? इस प्रोसेस को कंप्लीट कराते हैं, ठीक है? फिर यहाँ पे बात आती है एग के बारे में। कहाँ लिखे, कहाँ लिखे? यहाँ थोड़ी जगह है, यहाँ से कोशिश करते हैं निकालने की। नीचे कर देती हूँ, यहाँ कर देती हूँ। अब सारा काम तो इसी का है ना, HOD तो यही है ना, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो हम लोग लिखेंगे एग इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू zygote आफ्टर फ्यूजन। लिख लीजिए, आप वैसे जानते भी, हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ये आफ्टर सिंगेमी और एक्यूरेट रहेगा, फ्यूजन तो ऊपर भी हो रहा है। एग इज ट्रांसफॉर्म्ड एक मैंने आपको फिलीफॉर्म एपरेटस सिखाया था, याद है किसी बच्चे को? मैंने बोला था यहीं पे ना Yes. फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखते हैं, तो जो वो फिलीफॉर्म एपरेटस है ना, वो भी डीजनरेट हो जाता है। यहाँ पे ऐसे ग्रीन कलर का, जैसे आपके पाम को आप मैम वो बनाते हैं ना, सिनर्जिस्ट के साथ अटैच रहता हाँ है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे आप अपने हैंड को बनाते हैं ना, ऐसे 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 पाम बनाते हैं ना अपना फिंगर्स के साथ, वैसे ही बनता है ये, ठीक है? तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मार्क कर लेंगे फिलीफॉर्म एपरेटस। ये तो बस एक मतलब आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, इतनी ज्यादा खिचड़ी तो नहीं बनेगी। प्रॉपर शीट लेके बनाएंगे एग्जाम में, तो हालांकि ऐसे डायग्राम में थोड़ी लिख के बनाना होता है, तो अलग अलग पूछेंगे, सब पे एक एक पॉइंट आएगा, बहुत आराम से, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना जीरो लेवल, 3rd क्लास का भी कोई बच्चा लिखे ना समझने के बाद, मिनिमम 15 पॉइंट्स जाते हैं इसमें, किसका क्या हुआ। तो किस पे थे हम लोग? हाँ, बेचारा गाइड कर रहा था एंट्री को, खुद ही डिजेनरेट हो जाता है।
डीजनरेट, ये भी डीजनरेट कर जाता है, पीलीफॉर्म एपरेटस भी क्या करेगा, डीजनरेट हो जाएगा। आपको ना पूरा ये सिनारियो समझ आ गया होगा किसका क्या हुआ। हाँ, एक और चीज है, हाइलम है। तो जब किसी सीड को आप तोड़ते हैं या हटाते हैं उसके स्टॉक से, तो वहां पे एक स्कैर नजर आता है ना, है या नहीं, दैट इज हाइलम। Yes, वो क्या हो गया, हाइलम हो गया, है ना। तो आफ्टर डिटैचमेंट, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, हालांकि आप समझिए ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। आफ्टर डिटैचमेंट ऑफ सीड फ्रॉम दैट्स स्टॉक, द स्कैर इज हाइलम। वो जो स्कैर आपको वहां पे दिखता है दैट इज हाइलम। ठीक, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपके लिए थोड़ा कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा ही। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, आराम से। और एग्जाम में आए तो क्या करेंगे, आपको एग्जाम में दिया गया कि राइट अ नोट ऑन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन प्लांट्स, ऐसे पूछा गया। सब कुछ पता है आपको, आपको ओव्यूल का सारा स्ट्रक्चर याद है ना। मैं बच्चों को कहती हूँ पॉइंट 1 2 3 4 लिख करके लिखना स्टार्ट करो, मजा आता है इस क्वेश्चन को लिखने में। क्या आपको पहले याद आ रहा है कुछ भी, कोई इवोल्यूशन की सीरीज तो मैं पढ़ा नहीं रही आपको। क्या आपको आउटर इंटेगमेंट्स लिखना, आउटर इंटेगमेंट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू टेस्टा, inner integument is transformed into tegment. What happens to the micropyle? तो in seeds it persists as a whole, कैसे रहेगा, होल की तरह नजर आएगा। और इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी, लास्ट में लिखा गया है ब्लैक पेपर जो है, मतलब गोल की जो आप रहते हैं ना घर में, वो एग्जांपल इसका क्लासिक एग्जांपल है। तो व्हाट हैपेंस टू द न्यूक्लियस, तो उसमें स्टेटमेंट ये लिखना है, इट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड। उसके आधार पे मैं आपको दो टाइप सिखाऊंगी, एंडोस्पर्म और नॉन एंडोस्पर्मस सीड में आपको सिखाऊंगी। बट तो आपको दोनों केस वहां पे लिखना है कि न्यूक्लियस इज कंज्यूम्ड बट इफ परसिस्ट्स इट इज नोन एज पेरिस्पर्म। तब हम इसको क्या नाम देंगे, पेरिस्पर्म देंगे, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर वाले पार्ट पे आएंगे, व्हाट हैपेंस टू एंटीपोडल्स, एंटीपोडल्स डीजनरेट आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन, polar nuclei is transformed into endosperm. What happens to the synergids? Synergids also degenerate. Funicle, it is stalk of the seed. What happens to the egg? Egg is transformed into zygote after syngamy or fusion. एंड क्योंकि सिनगैमी जो है यहाँ पे वो क्या है, ट्रू फ्यूजन है, रियल फ्यूजन इसको माना जाता है। तो ये सब ऐसे जीरो लेवल का भी कोई बच्चा अगर लिखना स्टार्ट करे ना, तो आसानी से आपको यहाँ पे जितने वर्ड्स दिख रहा है ना उतना स्टेटमेंट बना देना है, बस यही काम आपको करना है, कोई काम नहीं करना है, ठीक है। अब ये तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने जायगोट बना लिया। अब जायगोट के बाद का एक और है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, कि जायगोट बनने के बाद क्या होगा। पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, ये हो गया। yes, चलिए अब आगे चलते हैं। आपके बुक में ये डायग्राम अवेलेबल है, ये है क्या, व्हाट इज दिस डायग्राम। तो अगर थोड़ा ध्यान से एनालाइज करेंगे ना तो मेरी बहुत सारी बातें आपको समझ आ जाएंगी। अभी अभी मैंने आपको बताया
सिनर्जिड्स डीजनरेट याद आया, एंटीपोडल सेल्स डीजनरेट वो भी याद आया आपको। एग इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू जाइगोट, पोलर न्यूक्लियाई बिकम्स प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस किसके अंदर है, सेल के अंदर है, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म Central सेल, cell. ठीक है, सेंट्रल सेल। तो जब सारे डीजनरेट हो रहे हैं तो डीजनरेट होने का मतलब गायब होना है, वो बैठा नहीं रहेगा वहां पे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसको रटना नहीं है, बहुत आसान है ये, ठीक है। आपको एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये पहले ही बता दिया मैंने आपको। आपको ये जितने डायग्राम्स अवेलेबल हैं इनको 1 1 2 3 4 5 और एक ये 6 ये बनाना होता है, ड्रॉ करना होता है, और सबके बारे में 1 1 लाइन सिर्फ आपको मेंशन करना होता है। फुल मार्क्स मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपना कॉमन सेंस लगाएंगे। जब जाइगोट बन गया, क्या बन गया, जाइगोट बना, ये वाला जाइगोट, सारी कहानी तो इसी की है, सारी स्टोरी तो इसी की चल रही है, बाकी सब तो बैकग्राउंड स्टोरी है। तो ये जो जाइगोट है, इसने क्या किया, माइटोटिक डिवीजन करके 2 सेल स्टेज बनाया, दिख भी रहा आपको 2 सेल स्टेज, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर ये ऐसा शेप एक्वायर करता है कि नीचे में जो एम्ब्रियो है दैट बिकम्स ग्लोबुलर। अब इसका जो सेल का नंबर है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। इसके बाद नीट के एग्जाम का क्वेश्चन क्या है, मैं 2000% कंफर्मेशन के साथ बता रही हूँ, पास्ट ईयर का क्वेश्चन निकालिए आपको मिलेगा। जो 0 लेवल के कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं उनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। क्वेश्चन क्या था, आपको दिया हुआ है ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर उसके बाद लिखा मैच्योर एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, डीजेनरेटिंग एंटीपोडल सेल्स, मतलब 6 आपको सीरीज दे दिया गया ऊपर। या फिर सिर्फ क्वेश्चन ये लिख दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन पोजेस द राइट सीक्वेंस ऑफ द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन प्लांट्स। मतलब क्या हुआ बोलने का, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि राइट सीरीज को शो कर रहा है। क्या करना है उसके लिए, उसके लिए सिर्फ ये याद रखना है कि कब क्या बनता है। जब आपको लिखा जा रहा है डीजनरेटिंग एंटीपोडल सेल, तो उसको तो पहले ही डीजनरेट कीजिएगा ना। क्या बना फिर, जाइगोट, जाइगोट के बाद आएगा, यहाँ पे मार्क कर लेंगे बुक में 2 सेल स्टेज, देन ग्लोबुलर एम्ब्रियो, देन हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। सबसे ज्यादा बच्चों की दिक्कत क्या है, पहले हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो याद रख लेते हैं, उसके बाद ग्लोबुलर। ये मैंने 90% बच्चों की शीट में देखा है, तो मैंने पहले आपको वार्निंग दे दी, एग्जाम में गलती नहीं करेंगे। आपको हमेशा याद रखना है कि पहले ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनेगा और फिर बाद में वो जो ऐसे उल्टे हार्ट का, इसने देखिए यहाँ पे शेप एक्वायर किया, ऊपर वाला तो सेम ही है, और जो ऐसे एंटीना की तरह आपको निकला हुआ इसमें दिखता है ना, ऐसे स्टॉक की तरह, इसको हम लोग सस्पेंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सस्पेंसर बोलते हैं। फिर आपको देख के यहाँ पे मेरी बातें याद आ रही होंगी, पहले भी काफी बार मैंने आपको सिखा रखा है। अब यहाँ पे रेडिकल और प्लिम्यूल जो है ये नजर आना स्टार्ट हो जाता है। तो जब हम लोग रेडिकल और प्लिम्यूल के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, तब क्या होता है, रेडिकल जो है ये वही है जिसको आगे जाके रूट्स बनाना है, याद आया, रूट। यस। Yes, ma'am. रेडिकल जो है ये आगे जाके रूट्स में ट्रांसफॉर्म हो जाए, ये रूट बनाने का काम करेगा, रेडिकल का काम ही यही है। प्लिम्यूल Civil शूट suit में होगा। होगा. हाँ, ये प्लिम्यूल आपका ये क्या करेगा, ये शूट बनाने का काम करेगा, जहाँ में श्योर है ना, या प्लिम्यूल तो यहाँ पे है, ये शूट बनाने का काम करेगा। कॉटिलेडन्स तो है ही, ये दिख ही रहा है आपको इसमें, ये रहा, 2 कॉटिलेडन है तो डाइकॉट, 1 कॉटिलेडन है तो मोनोकॉट। तो करना क्या था आपको, आपको बस इसमें सीरीज याद रखना है, इस सीरीज को सिर्फ क्या करना है, याद करना। जब आप अल्फाबेट बोलना स्टार्ट करते हैं ABCD, तो पहले G आता है या H आता है, जी पहले क्या आता आता है. है, जी उससे भी हाँ, उससे भी याद रखेंगे कि पहले G वाला आएगा फिर H वाला आएगा, कंफ्यूज नहीं करेंगे, उल्टा नहीं लिखेंगे। एग्जाम में जब एक साथ 6 ऑप्शन दिखते हैं ना, तो बच्चे वहां पजल हो जाते हैं। तो एक ये भी ट्रिक याद रखेंगे, क्योंकि पहले यहाँ पे आपको G आता है तो ग्लोबुलर एम्ब्रियो होगा, देन क्या होगा आपके पास, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो होगा। सिर्फ आपको सीरीज जो है उसको याद रखना यहाँ पे जरूरी है, बाकी कोई चीज वैसी नहीं है जो आपको समझना है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग एक पैरा है, मैं खुद से ही करा देती हूँ आपको, क्योंकि अब मैंने आपको पहले ही बोला कि ये चैप्टर जो है
जीरो लेवल की टर्मिनोलॉजी को छोड़ के अगर मैं कायदे से बोलूं कि ये चैप्टर ओवर हो गया तो बिल्कुल सही है, लेकिन हाँ अभी भी बहुत सारे थकाने वाले छोटे छोटे करके बहुत सारी टर्मिनोलॉजी जो है ना उसने इस चैप्टर में इंटीग्रेट करके रखा। बहुत आसान है, फटाफट समझते जाएंगे। देखिए एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। अच्छा मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, एग कहाँ था, चलेजल एंड पे था या माइक्रोपाइलर एंड पे था? माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड। तो एम्ब्रियो कहाँ बनेगा, माइक्रोपाइलर एंड पे? कोई दिक्कत? यस मैम। हाँ तो इसका मतलब है कि जायगोट इज सिचुएटेड और ट्रांसफॉर्म्ड एट माइक्रोपाइलर एंड, बिल्कुल सही। अब जायगोट डिवाइड तो तब होगा ना जबकि कुछ अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म उसके पास अवेलेबल है, बिकॉज एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। हमेशा याद रखना है। यहाँ पे देखिए आपको स्टेटमेंट भी लिखा गया है कि ये अश्योर्ड न्यूट्रिशन देने का काम करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो का, जो कि मैंने आपको पहली स्टेटमेंट लिख दिया। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाई इज एंडोस्पर्म कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, तो वहां पे आपको बोलना है कि बिकॉज एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। फिर यहाँ पे जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये एम्ब्रियोजेनी जो है ये मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स दोनों में होगा। ऐसा थोड़ी है मोनोकॉट बोलेगा मेरे में होगा तो डाइकॉट में नहीं होगा, दोनों में होगा। फिर अभी अभी जो मैंने आपको समझाया है वो यहाँ पे लिख रहा है फिगर 2.13 डिपिक्ट्स द स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोजेनी इन अ डाइकॉट एम्ब्रियो, क्योंकि वहां पे कॉटिलेडन्स 2 देखे थे आपने। अब जायगोट जो है सबसे पहले जो 2 सेल स्टेज आपने वहां पे देखा, दैट इज प्रो एम्ब्रियो। फिर क्या बना, ग्लोबुलर, मैंने पहले आपको ट्रिक बता रखा है, देन हार्ट शेप्ड, देन मैच्योर एम्ब्रियो। ये सीरीज याद रखनी है आपको। फिर जब हम डाइकॉट के बारे में बात करते हैं तो ऑब्वियस है कि इसका जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा वो 2 कॉटिलेडन्स बनाएगा, यस और नहीं, है ना? ये कितने कॉटिलेडन्स बनाएगा? यस मैम। 2 कॉटिलेडन्स बनाएगा। फिर इसके बाद एक पोर्शन आता है यहाँ पे एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल, इसमें कंफ्यूज करते हैं बच्चे, इसलिए मैं इसको यहाँ पे ऐसे करा रही हूँ ना आपके बुक से, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते या तो मैं कुछ ज्यादा बताती चली जाती हूँ या ऐसा हो जाता है कि एक आधा वर्ड जो है ना वो मिस होता है, तो फिर बच्चे बोलते हैं मैम हमारे को ना ये वर्ड आपने बताया नहीं। तो एक बहुत बढ़िया इमेज है इसको समझने के लिए, और बहुत बड़ी कंफ्यूजन भी है इसको लेकर। दोनों ही बातें हैं, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल को समझने में बच्चों को पता नहीं क्यों इतनी दिक्कत आती है तो आसान ही। एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल, एपी मतलब ऊपर, हाइपो मतलब बिलो, इतना तो पता है ना। एपी मतलब एबव और हाइपो मतलब बिलो, इतना पता है। अब एक चीज और सबसे पहली वार्निंग, बाकी बच्चों की तरह कभी भी ऐसा नहीं समझेंगे कि एपिकोटाइल बोलने का मतलब अबव द सॉइल लेवल और हाइपोकोटाइल बोलने का मतलब बिलो द सॉइल लेवल। पहली वार्निंग है आपको। व्हाई? जो आपके पास एम्ब्रियोनल एक्सिस है, जो आपके पास क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है, समझेंगे बहुत ध्यान से, ठीक है? तो एम्ब्रियोनल एक्सिस से ऊपर का जो पोर्शन है, मतलब शूट तक का पूरा अपर पार्ट, दैट इज नोन एज एपिकोटाइल अबव द एम्ब्रियोनल एक्सिस। याद है, मिट्टी के ऊपर का नहीं, सॉइल के ऊपर का नहीं। समझ आया आपको? और यस मैम। हाइपोकोटाइल, ये इमेज इसलिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये भी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये है तो यहाँ पे सॉइल के ऊपर, बट ये क्या मार्क कर रहा है, इसको लिख रहा है हाइपोकोटाइल। तो क्या अच्छी बात हो गई इसमें कि आपको ये बात समझ आएगी कि अच्छा इसको हमें सॉइल, मैंने कॉपी में लिखा हुआ देखा है बच्चों को, बच्चे लिखते हैं अबव द सॉइल सरफेस बिलो द सॉइल सरफेस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपको। यहाँ पे स्केल पैरामीटर क्या मानना है, आपको स्केल और पैरामीटर मानना है इस एम्ब्रियोनल एक्सिस को, ठीक है? तो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस स्केल और पैरामीटर है, तो इसके ऊपर का हो गया एपिकोटाइल और इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे का क्या हो गया, हाइपोकोटाइल हो गया। क्या हो गया? हाइपोकोटाइल हो गया। समझ आया आपको? सारे बच्चों को समझ आया? एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल छोटा सा है ये, ठीक है? और एक मैं डिफरेंस आपको शो कर देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेंगे अपना, लिखते रहेंगे बैठे, ठीक है? मैं समझा देती हूँ आपको। देखिए मैंने जैसे ही बोला ना कि प्लीम्यूल और जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है उसके बीच का क्या हो जाएगा, एपिकोटाइल हो जाएगा। ये देखिए स्टेटमेंट, देखिए आपको समझ आ जाएगा।
What is epicotyle? The region of the embryonal axis that lies between the plumule and the cotyledons का जो embryonal axis है. Epicotyle जो है ये प्लम्यूल को पुश करेगा मिट्टी के ऊपर जाने के लिए, यस और नो, सॉइल के ऊपर भेजने का काम करेगा. फिर यहाँ पे एपिकोटाइल जो है तो ये क्या करेगा, तो एम्ब्रियोनिक शूट डेवलपमेंट का काम करेगा एपिकोटाइल. फिर हाइपोकोटाइल क्या करेगा, उल्टा लिख देंगे इसका. जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है वो वहां से लेके जो आपका लोअर पोर्शन है रेडिकल का वहां तक जो जाएगा दैट इज हाइपोकोटाइल. हाइपोकोटाइल क्या करेगा, ये सीड को सॉइल के अंदर एपीजियल जर्मिनेशन मतलब बिल्कुल सॉइल के अंदर जो जाएगा उसके लिए ये सपोर्ट करेगा. और ये क्या करेगा, रूट सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो करने का ये काम करता है. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे. समझना ज्यादा जरूरी है. समझ आया आपको, सारे बच्चों को समझ आया व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल? चलिए समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है और ज्यादा दिमाग खराब तब होता है बच्चे कुछ भी अनशंट लिखते हैं. तो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया. और अच्छी बात ये है कि लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन में एक टर्म आया अभी, मे भी पढ़ाते पढ़ाते बीच में से मिस हो जाता है, इतने छोटे छोटे टर्म्स हैं. अब देखिए एक और चीज है, एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल सीख लिया आपने. रेडिकल डेवलप्स इनटू रूट एंड प्लूम्यूल डेवलप्स इनटू शूट, इतना तो हर एक बच्चे को याद है. ठीक है, सवाल ये उठता है कि देन व्हाट इज द टर्म स्क्यूटेलम. स्पेशली जो ग्रासेस है ना उनका जो सिंगल कॉटिलेडन होता है दैट इज नोन एज स्क्यूटेलम. यहाँ देखिए एक स्टेटमेंट लिखा गया आपको, in grasses family the single cotyledon is termed as scutellum. याद रहेगा, कई किताबों में लिखा हुआ है कि द सिंगल, मोनोकॉट है तो एक ही कॉटिलेडन होगा ना, और जितनी भी वर्ल्ड वाइड ग्रासेस हैं सबके सब क्या है, मोनोकॉट्स हैं. तो अपना कॉमन सेंस लगाएंगे कि ऑब्वियस है कि जितने भी मोनोकॉट्स हैं उसको क्या बोलेंगे हम, स्क्यूटेलम बोलेंगे. क्या बोलेंगे, स्क्यूटेलम बोलेंगे. समझ आया सबको, समझ आया? Yes, ma'am. चलिए आगे बढ़ते हैं. एक और आपके पास डिफरेंस है इसके नेक्स्ट पेज पे, 11th में ही पढ़ा रखा है मैंने आपको. अच्छा, रूट कौन बनाएगा, रूट कौन बनाएगा, रेडिकल या प्लूम्यूल? Radical. रेडिकल. ठीक है, वेरी गुड. और शूट कौन बनाएगा? प्लूम्यूल. Plumule. ठीक है, वेरी गुड. तो जो रूट कैप है, अब इसमें ही बच्चे कंफ्यूज करते हो, करते क्या है बेचारे, लिख तो रहा है बहुत अच्छा, कोलियोराइजा में लिख के आते हैं शूट कैप और कोलियोटाइल में लिख के आते हैं रूट कैप. उल्टा है, ये गलत है. आपको हमेशा याद रखना है, ऐसे याद रखना है, कुछ नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई लेक्चर नहीं. रूट कैप कोलियोराइजा, जहां बैठे हैं वही 5 टाइम्स बोलिए, रूट कैप कोलियोराइजा, रूट कैप कोलियोराइजा. कोलियोराइजा में भी आर आ रहा है और रूट में तो खैर आर आ ही रहा है, बाकी जो बच गया है दोनों को छोड़ दीजिए, रहने दीजिए. शूट कैप क्या है, शूट कैप, तो क्या हो गया यहाँ पे, कोलियोटाइल हो गया. तो जब डेवलप हो रहा होता है तो जो रूट कैप होता है उसको हम लोग कोलियोराइजा कहते हैं, जो अनडिफरेंशिएटेड शीथ मतलब कवरिंग होती है. तो एक को हम लोग क्या कहते हैं, कोलियोराइजा कहते हैं, और एक को हम लोग क्या कहते हैं, कोलियोप्टाइल कहते हैं. क्या कहते हैं, कोलियोप्टाइल कहते हैं. समझ आया सबको? Yes, ma'am. मैंने आपको टर्म क्या सिखाया है, कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा. कैसे याद रखें, कैसे फर्क पकड़ेंगे, अगर कभी भी जाके Coleoriza इसको root cap और shoot cap हाँ, के लिए coleoptile. आर से पकड़ेंगे, आर से कैच करेंगे, कभी भी उल्टा याद नहीं रखेंगे. कोलियोप्टाइल कोलियोराइजा, इसको ध्यान से देखेंगे ना तो आपको एक बात समझ आएगी यहाँ पे कि कोलियोप्टाइल तो वहां पे शूट कैप है, खैर उसको अलग रखेंगे, और रूट कैप में वहां भी आर है, और कोलियोराइजा जब आप देखते हैं तो उसमें भी क्या है, वहां पे आर अवेलेबल है. ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं, आसान है, कुछ है नहीं इसमें. इसके लिए एक छोटा सा टेबल है, उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप लिखते रहना आराम से. चलिए
बहुत सारी टर्मिनोलॉजी मैंने आज की क्लास में आपको कवर करा दिया, इतना मैंने सोचा नहीं था। मैंने सोचा था बस मैं डबल फर्टिलाइजेशन ही एक्सप्लेन करती रह जाऊंगी, लेकिन बहुत ज्यादा कवर हो गया आज की क्लास में, बहुत अच्छी बात है। तो इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर में ओवर करा दूंगी आपको, ठीक है। बहुत ही आसान है, 0 लेवल का है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आराम से लिखते रहेंगे, इसमें कहीं समझने में कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। कोलियोप्टाइल क्या है, तो ऑब्वियस कवरिंग है तो कोनिकल प्रोटेक्टिव शीट होगा प्लिम्यूल का, रेडिकल का होगा तो कोलियोराइजर। अब कोलियोप्टाइल बेचारे को शूट बनाना है, तो ये कोई लिखने वाली बात तो है नहीं कि इमर्जेस आउट ऑफ द सोइल। और कोलियोराइजा को जब रूट बनाना है तो ये अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी नीचे की तरफ मूव करता चला जाएगा, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ, अगर हम दूसरे लैंग्वेज में लिखें, जैसे कई ना बहुत सारे डिफरेंसेस बना के रखते हैं, क्या बना के रखते हैं, कोलियोप्टाइल में लिखेंगे कि पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो करेगा, कोलियोराइजा के बारे में लिखेंगे नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म शो करेगा। क्या दिक्कत है, उसी को दूसरी भाषा में बोला जा रहा है ना। अगर हम इसको बोल सकते हैं कि पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करेगा, ये क्या करेगा, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करेगा। और शूट जो है कैसा बनेगा, बेचारा ग्रीन होगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। ये क्या करेगा, ये न्यूट्रिशन देने का काम करेगा, मिनरल वाटर सब कुछ एब्जॉर्प्शन का काम करेगा। तो ये आपके पास एक 0 लेवल का डिफरेंस था कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, लिख लेंगे, कॉपी में तैयार कर लेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी कोई डाउट हो आज की क्लास से पूछ लेंगे। आज की क्लास से कोई डाउट किसी को? नो मैम। क्लियर है बिल्कुल? यस मैम। Yes, ma'am.